भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। ये है कि भारत में राष्ट्रवाद यानी जैक बोर्ड क्लास 10 कर इतिहास कर दूसरा पार्ट सामाजिक विज्ञान में होला आवेला, ठीक है। अब एकर दूसरा पार्ट कर पहला प्रश्न व्याख्या करे है और ओकर पहला सवाल है उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। सवाल क्या कहते हैं, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी, इकर हमें के व्याख्या करे है, ठीक है। पहले तो पाठ के पढ़ के समझ ले सवाल जवाब आसान हो जाएगा, लेकिन करेक्ट तो हुई और याद भी करे है और इके लिखे के रूप से तो इकर उत्तर का हुई देख, इकर उत्तर हो जाए नी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई है, क्योंकि पहला औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। दूसरा, उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था, ठीक है। ये समझ में आएगा लग आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ। अब तीसरा में देख क्या कहता है, वियतनाम, चीन, बर्मा, भारत और लैटिन तथा अफ्रीकी देशों में राष्ट्रीय आंदोलन उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण के कारण प्रारंभ हुए। इनमें राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ तथा उन्होंने उपनिवेशवाद को पूरे विश्व से हटा दिया। इस कारण राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के कारण हुआ। उपनिवेशिक देश उपनिवेशवाद का विरोध करने के लिए एकजुट हुए। उपनिवेशिक देश उपनिवेशवाद का विरोध के लिए एकजुट हुए। ख नंबर क्या कहते हैं, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो इसका उत्तर है पहले विश्व युद्ध 1 अगस्त 1914 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों यानी ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका तथा धुरी राष्ट्रों ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, जर्मनी, तुर्की, इटली के मध्य प्रारंभ हुआ। इसका भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार है। पहला, भारतीयों का विश्व से संपर्क। इस युद्ध में सैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में भारतीयों को सेना में भर्ती किया गया। जब वे युद्ध क्षेत्रों में गए तो वहां से मिले अनुभवों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनमें आत्मविश्वास की भावना जागी। दूसरा कहता है आर्थिक प्रभाव। युद्ध के कारण ब्रिटेन की रक्षा व्यय बढ़ गया। इससे पूरा करने के लिए उसने अमेरिका जैसे देशों से कर्ज लिए। कर्ज को चुकाने के लिए भारतीयों पर सीमा शुल्क और अन्य कर बढ़ा दिए। तीसरा, सांप्रदायिक एकता। खलीफा के प्रश्न पर सभी मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। जब गांधी जी ने अली बंधुओं के सहयोग के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया तो हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। साथ ही 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हो गया। इस कारण भारत में सांप्रदायिक एकता। अब देख चौथा सवाल क्या कहते हैं, प्राकृतिक संकट। 1918 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक सारे देश में अकाल, सूखा तथा बाढ़ के कारण भयंकर संकट का सामना करना पड़ रहा था। चारों तरफ महामारी के कारण लोग मर रहे थे, ठीक है। भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे, स्पष्ट कीजिए। तो देख उत्तर, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इसे आतंकवादी अपराध नियम कहा जाता है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को रोकने के लिए 2 कानून बनाए गए थे। इसके अनुसार सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने तथा राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। विश्व युद्ध के बाद इसे खत्म करना था, परंतु सरकार ने इसे बनाए रखा। रॉलेट एक्ट भारतीयों के लिए काला कानून था, अतः भारतीय जनता ने रॉलेट एक्ट का विरोध में हड़ताल और प्रदर्शन शुरू कर दिया था। गहन कारण है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। तो इसका उत्तर है देख, गांधी जी को असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 ईस्वी को वापस लेना पड़ा। चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 की घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। चौरी चौरा के बाजार से गुजर रहे एक शांतिपूर्ण जुलूस इस घटना के बाद इस आंदोलन ने अपना अहिंसात्मक रूप खो दिया और जनता में हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ने लगा था। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को बंद करवा दिया गया। गांधी जी स्वयं प्रायश्चित करने के लिए 5
देखो प्रश्न दूसरा, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका आशय यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामक का सहारा लिए बिना सत्याग्रह अहिंसा के सहारे अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न का निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें। क जलियांवाला बाग हत्याकांड और ख में साइमन कमीशन। अखबार के लिए रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। इकर उत्तर संपादक टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली। इस टाइप का हेडिंग देखा है महोदय। आज 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की शाम को जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ, जिसने विश्व मानवता को शर्मिंदा कर दिया। इसमें एक तरफ सभ्य कहे जाने वाला अंग्रेजी सरकार थी और दूसरी तरफ आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीय थे। यह घटना इस प्रकार घटी। डॉक्टर सैफुद्दीन किचुल और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध अमृतसर में शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। इसी समय आज 13 अप्रैल 1919 ईस्वी बैसाखी के दिन शांतिपूर्ण चल रही सब जनसभा पर अचानक जनरल डायर की सेना की टुकड़ी ने बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस गोलीकांड में लगभग 400 लोग मारे गए तथा हजारों की संख्या में घायल हुए। इस घटना को लेकर सरकार विरोध आक्रोश इस टाइप के लिखे गए। दूसरा संपादक नवजागरण भोपाल महोदय, ठीक है। इकर में देख 3 फरवरी 1928 ईस्वी को इंग्लैंड की सरकार ने सन जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य की एक कमीशन भारत भेजा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन तथा उसके बारे में सुझाव देना है। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, जिससे काले झंडे दिखाकर इसका विरोध हो रहा है और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। साइमन विरोधी के प्रदर्शन नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में औपनिवेशिक साम्राज्य केंद्र में उत्तर प्रदेश सरकार तथा वयस्क मताधिकार की मांग का उल्लेख। अब चौथा सवाल, इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय 1 में दी गई जर्मनिया की छवि की तुलना करें। भारत की छवि तो एक बटे भारत माता की छवि, एक बटे जर्मनिया की छवि। पहला भारत माता की छवि में इस छवि को अवंतरीकरण टैगोर ने 1905 में बनाया और जर्मनिया की छवि इस छवि को चित्रकार फिलिप वेट ने 1848 ईस्वी में बनाया। भारत माता की छवि दूसरा, इसमें भारत माता को अन्नपूर्ण के रूप में दर्शाया गया है और इसमें जर्मनिया की रानी। तीसरा देख, भारत माता की दूसरी छवि में उसे सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया, जिसका एक हाथ में त्रिशूल, जिसका एक पर झंडा लहरा हुआ है। और उन्हें जर्मनिया के हाथ में तलवार है, जिस पर खुदा है कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। अब चौथा पॉइंट है, भारत माता के दोनों छवियों में शांत, गंभीर तथा आध्यात्मिक जैसे दैवीय गुण भाव प्रकट होते हैं, जबकि जर्मनिया की छवि रौद्र गुणों से युक्त राष्ट्रीय और देशभक्ति का प्रतीक है। भारत माता की छवि श्रद्धा एवं राष्ट्रवाद के प्रति आस्था का प्रतीक है। जर्मनिया की छवि रौद्र। देख, अब प्रश्न पहला, 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाली सामाजिक समूहों की सूची बनाई। इसके बाद उनमें से किन्हीं 3 को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखते हुए दर्शाए कि आंदोलन में शामिल क्यों हुए। इकर उत्तर, 1921 में असहयोग आंदोलन में भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक को अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। आंदोलन में शामिल प्रमुख सामाजिक समूह नीली शिक्षित मध्य वर्ग, निम्नलिखित थे कहने के लिए, शिक्षित मध्यम वर्ग और मजदूर पूंजीपति वर्ग, ये सब। अब शिक्षित मध्यम वर्ग, शहरों में शिक्षित मध्यम वर्ग ने आंदोलन की शुरुआत की। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिए, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। शिक्षित वर्ग आंदोलन में शामिल इसलिए हुए क्योंकि उन्हें देखा गया था कि बराबर पढ़े लिखे अंग्रेज उनके अफसर बन जाते हैं। दूसरा, व्यापारी वर्ग, अंग्रेजी सरकार की गलत नीतियों के कारण व्यापारी वर्ग पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। अंग्रेज सस्ते दाम में कच्चा माल ब्रिटेन से जाते थे और वहां से तैयार कर भारत में बेचा करते थे। भारतीय व्यापारियों में इसका बहुत नुकसान होता था, ठीक है। सामान्य जनता, तीसरा में देख, असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया था क्योंकि आम जनता ने विदेशी कपड़ा तथा चीजों का बहिष्कार किया। शराब की दुकानों की पैकेटिंग की जा रही है। अब चौथा कारण क्या है,
बगान मजदूर। जब मजदूरों ने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बगानों में काम करना छोड़ दिया और घरों को भागे। अब दूसरा सवाल कहता है, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। लेकिन उत्तर भारत को एकजुट करने के लिए गांधी जी को नमक के एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। इसके कारण उन्होंने निम्नलिखित प्रयास किए। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में 11 मांगे का उल्लेख किया गया था। ठीक है, गांधी जी का यह पत्र एक अल्टीमेटम यानी चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे, इसलिए गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। महात्मा गांधी जहां भी रुकते हजारों की संख्या में लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग ब्रिटिश सरकार के शांतिपूर्ण अवज्ञा यानी अंग्रेजों ने कहा न माने अंग्रेजों का। तीसरा, कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाले महिला। बताइए कि इस अनुभव में आपको जीवन का क्या अर्थ होता है। सिविल नाफरमानी आंदोलन में अनेक औरतें ने बड़ी संख्या में भाग लिया। गांधी जी की बातों को सुनने के लिए औरतें अपने घर से बाहर आ जाती थी। मैंने भी इस समय अनेक जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया। इस आंदोलन के दौरान मैंने यह अनुभव किया कि शहरी क्षेत्रों में सभी वर्गों की महिलाओं ने भाग लिया, परंतु इसमें उच्च जाति की महिलाएं अधिक थी। जब ग्रामीणों के क्षेत्र में संपन्न किसान परिवार की महिलाओं ने भाग लिया, इस दौरान मैंने पाया कि सभी राष्ट्र सेवा को अपना। अब देख चौथा सवाल, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। पृथक चुनाव प्रणाली का अभिप्राय ऐसे चुनाव क्षेत्र से जिनका निर्माण धर्म के आधार पर किया जाए तथा एक धर्म केवल एक व्यक्ति अपने धर्म के व्यक्ति को ही वोट दे। अंग्रेजों ने भारत में कांग्रेस के पृथक निर्वाचन पद्धति के विरोध कर रही थी। पहले अंग्रेजों ने केवल हिंदू मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही, परंतु बाद में हरिजनों को भी हिंदुओं से अलग करके पृथक निर्वाचन बांध दिया गया। दलितों को उदार माने देख, इकर में जितना भी है नहीं उके में भारत के मुस्लिम समुदाय पृथक निर्वाचन माने के होल्ड करके पाउस करके इके नोट बनाए लिखा है बढ़िया से, उकर बाद बहुत आराम से पढ़े कर मजा लिखा है। ठीक है, सब सवाल कर जवाब फिकर में है। मैं तनी शॉर्ट में बनाए दूँ ताकि इके नोट बनाए के पढ़े में आसान लगे। ठीक है, चल पाठ तो खत्म हो गया, पाउस करके देख लेबे।